दूसरे देश में माइक नाम का एक लड़का एक सरकारी अनाथालय में रहता था। अनाथालय की मैनेजर मैडम जूली एक कठोर और निर्दयी महिला थी। सारे लड़के और लड़कियां लाइन में खड़े हो जाएं। अगर किसी ने शोर मचाया या खाना पाने की जल्दी की तो इसी चमचे से उसकी पिटाई करूंगी। जूली अनाथालय में रहने वाले लड़के और लड़कियों को सिर्फ 1 चमचा दाल और 2 रोटियां देती थी। डर के मारे कोई भी ज्यादा दाल या रोटी मांगने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन जब माइक अपनी दाल की कटोरी लेकर टेबल पर जा रहा था तो कटोरी उसके हाथ से छूटकर गिर गई। सारी दाल धरती पर फैल गई। माइक खाली कटोरी लेकर दोबारा जूली के पास पहुंचा। आंटी जी, मेरी दाल गिर गई, मुझे दाल दोबारा दे दीजिए। तेरी इतनी हिम्मत, तूने दाल गिराकर बर्बाद कर दी और दोबारा दाल मांगने आ गया। तुझे दाल नहीं मिलेगी, लेकिन फर्श गंदी करने की सजा जरूर मिलेगी। रात को जब भयानक ठंडी हवा चल रही थी और बर्फ पड़ रही थी तो मैनेजर जूली ने माइक को अनाथालय के बाहर खुले में छोड़ दिया। एक रात जब ठंड में ठिठुरेगा तो दाल गिराना भूल जाएगा। इतना कहकर जूली ने दरवाजा बंद कर लिया। माइक भयानक ठंड से सिकुड़ने लगा। जब अनाथालय में माइक की दोस्त मारिया ने खिड़की से देखा कि माइक को बाहर खड़े होने की सजा दी गई है तो वो चुपके से एक रजाई माइक को देने अनाथालय के बाहर जाने लगी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, मैनेजर जूली ने उसे देख लिया। अच्छा, तो तू बहुत दयालु और परोपकारी बन रही है। अंदर चल, 3 दिन तक तुझे खाना नहीं मिलेगा। बेचारी मारिया माइक की कोई मदद नहीं कर पाई। माइक बाहर सड़क पर भटकते हुए कोई छुपने की जगह ढूंढने लगा। उसने देखा कि रोड किनारे एक कुत्ता अपने मुंह से कुछ खींच रहा है। माइक ने कुत्ते को हटाकर एक पत्थर से थोड़ी जमीन खोदी तो उसे जमीन के अंदर एक रजाई मिल गई। इससे काम बन जाना चाहिए। माइक एक पुल के नीचे रजाई ओढ़कर लेट गया और कुत्ते को भी उसने अपनी रजाई में लेटा लिया। माइक को गर्म रजाई में अच्छी नींद आई। सुबह जब उसकी आँख खुली तो मैनेजर जूली उसके सामने खड़ी थी। बहुत सो लिया, अब चल अनाथालय में। जूली ने माइक से उसकी रजाई छीन ली। रजाई तो बहुत अच्छी लग रही है, ये इस गधे को कहाँ से मिल गई? उस रात मैनेजर माइक की रजाई खुद ओढ़कर सोई। उसे एक सपना आया कि कुत्ते ने उसकी टांग में काट लिया है। जूली की आँख खुल गई। कितना बेकार सपना था। ओह माय गॉड, 8 बज गए और मैं अभी तक सो रही हूँ। जूली जैसे ही कमरे के बाहर गई, एक कुत्ता भौंकता हुआ आया और उसने जूली के पैर में काट खाया। जूली को डॉक्टर के पास जाकर इंजेक्शन लगवाने पड़े। एक तो इतना घटिया सपना आया और फिर वो सच भी हो गया। जूली अगली रात फिर वही रजाई ओढ़कर सोई। उसे सपना आया कि वो फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियों से नीचे गिर गई है। जूली की आँख खुल गई। आज मैं फिर लेट उठी हूँ और मैंने फिर एक बुरा सपना देखा है। जूली उस दिन बहुत ध्यान से सीढ़ियाँ चढ़ी और उतरी, लेकिन शाम को जब वो फर्स्ट फ्लोर पर बुक साफ कर रही थी तो नीचे उसकी एक बहुत पुरानी दोस्त आ गई। जूली बहुत खुशी में नीचे उतरी और सीढ़ियों से उसका पैर फिसल गया। इस बार जूली के माथे पर चोट लगी। जूली की दोस्त उसे डॉक्टर के पास लेकर गई। तुम्हारे पैर में भी पट्टी बंधी है और अब सिर में भी, क्या बात है? पता नहीं, पिछले 2 दिन में 2 बुरे सपने आए और दोनों ही सच हो गए। पिछले 2 दिन में? अब याद करो, तुमने क्या कोई नया काम किया है? नया काम? नहीं, नया काम तो नहीं किया। हाँ, याद आया, मैंने एक रजाई ओढ़ना शुरू की है जिसे मैंने अनाथालय के एक लड़के से छीना था। आज उस रजाई को तुम मुझे देना, मैं ओढ़कर देखती हूँ।
जूली की दोस्त ने वो रजाई ओढ़ी। उसे रात में सपना आया कि उसकी नाक सूजकर मोटी हो गई है। अगले दिन जब वो सुबह उठकर नाश्ता करने जा रही थी तो बाहर से एक मधुमक्खी आ गई और उसने नाक पर काट लिया। नाक सूजकर बिल्कुल वैसी ही मोटी हो गई जैसे सपने में थी। इस रजाई को ओढ़कर जो भी बुरा सपना आता है वो सच हो जाता है। इस रजाई के कारण ही तुम्हारे साथ ये सब हुआ है। जूली ने उस दिन माइक की नॉर्मल रजाई छीन ली और उसे वही जादुई रजाई पकड़ा दी। ये ले अपनी रजाई, अभी इसे ही ओढ़कर सोना। माइक वो रजाई पाकर बहुत खुश हुआ। रात में माइक ने सपना देखा कि अनाथालय के सभी लड़के और लड़कियां आइसक्रीम और पेस्ट्री खा रहे हैं। माइक की आँख खुल गई। कितना अच्छा सपना था। कितने सालों से हमने आइसक्रीम और पेस्ट्री की शक्ल भी नहीं देखी है। काश ये सपना सच हो जाता। उस दिन अनाथालय में बाहर से एक अमीर दंपत्ति आया और उसने अनाथालय के सभी लड़कों और लड़कियों को पेस्ट्री और आइसक्रीम बांटी। ये तो कमाल ही हो गया। मैंने जो सपना देखा वो सच हो गया। कहीं ये उस रजाई की वजह से तो नहीं हुआ? माइक ने सारी बात अपनी दोस्त मारिया को बताई। ये कैसे हो सकता है? मेरा विश्वास करो, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, कल ये रजाई मैं ओढ़कर देखूंगी। और मैं चाहती हूँ कि मैं सपना देखूं कि मैनेजर जूली अनाथालय छोड़कर चली गई है और उसकी जगह कोई दयालु और प्रेम से भरी हुई नई मैनेजर आ गई है। मैनेजर जूली पीछे खड़ी होकर माइक और मारिया की सारी बातें सुन रही थी। अच्छा, तो तुम दोनों उस रजाई के द्वारा सपना देखकर मुझे यहाँ से निकलवाना चाहते हो? लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सपना सच नहीं होने दूंगी। मैनेजर ने माइक से जादुई रजाई छीन ली और उसे फाड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन रजाई न चाकू से फटी और न कैंची से कटी। ओह माय गॉड, ये रजाई तो किसी भी तरह नहीं फट रही है। इसे मैं कूड़े वाले को दे दूंगी। माइक और मारिया छिपकर मैनेजर की बातें सुन रहे थे। अगले दिन जूली ने जादुई रजाई कूड़ा उठाने वाले को दे दी। जब जूली अनाथालय में चली गई तो माइक और मारिया छिपकर कूड़े वाले के पास पहुँचे। मारिया ने अपनी पेस्ट्रीज और आइसक्रीम बचा कर रखी थी। उसने कूड़े वाले से कहा, सुनो, तुम ये पेस्ट्री और आइसक्रीम ले लो, लेकिन वो रजाई हमें दे दो जो तुम्हें मैनेजर देकर गई है। कूड़ा उठाने वाले ने उन्हें रजाई दे दी। मारिया, ज्यादातर हमें उस चीज का सपना आता है जो हम सोने से पहले लगातार सोचते हैं। तुम्हें सोने से पहले लगातार सोचना होगा कि मैनेजर जूली अनाथालय छोड़कर चली गई है और उसकी जगह कोई दयालु मैनेजर आ गई है। मारिया सोने से 1 घंटे पहले लगातार यही बात सोचती रही। आखिरकार रात को उसे वही सपना आया कि मैनेजर जूली अनाथालय छोड़कर चली गई है और उसकी जगह कोई नई मैनेजर आ गई है। अगले दिन अनाथालय में एक सरकारी अधिकारी आया। मैनेजर जूली, आपका कार्यकाल पूरा हो चुका है, अब आप रिटायर्ड हैं। ये कैसे हो सकता है? मैं अभी सिर्फ 40 साल की हूँ। सरकार ने नियम बदल दिए हैं, इसलिए अब आपको रिटायर होना ही पड़ेगा। मैनेजर जूली अनाथालय छोड़कर चली जाती है और जो नई मैनेजर अनाथालय में आई वो प्रेम से भरी और दयालु थी। इस तरह जादुई रजाई के द्वारा अनाथालय के लड़के और लड़कियों को एक नया जीवन मिल गया। मुरारीपुर नाम का एक गांव था जहां गिरिधर नाम का एक किसान रहता था। गिरिधर ने रमा से दूसरी शादी की थी, लेकिन गिरिधर की बेटी नैना अपनी सौतेली माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। पापा, मैं स्कूल जा रही हूँ, दोपहर में बाहर से खाना खरीदना और मुझे पहुँचाने आ जाना। नैना, मैंने तुम्हारे लिए टिफिन पैक कर दिया है, ये लो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे सड़े हुए हाथों का खाना, मुझे बस अपनी माँ के हाथ का खाना पसंद था। बेटा, ये भी तुम्हारी माँ है, टिफिन ले जाओ। मैं इन्हें अपनी माँ कभी नहीं मानूंगी।
इस तरह नैना अक्सर बिना लंच लिए ही स्कूल चली जाया करती थी। रमा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती कि वह एक अच्छी माँ बन सके। वह नैना के कपड़े धोती, उसका कमरा साफ करती, उसके कपड़ों पर प्रेस करती, लेकिन कोई भी चीज नैना को खुश करने के लिए काफी नहीं थी। एक दिन रमा ने नैना के बेड पर सूट पड़ा देखा। रमा ने सोचा कि सूट गंदा है, इसलिए उसने उसे वॉशिंग पाउडर में भिगो दिया। कुछ देर बाद नैना अपने कमरे में पहुंची और सूट ढूंढने लगी। मेरा सूट कहाँ चला गया? यही बेड पर तो रखा था। नैना गुस्से में अपने कमरे से बाहर गई और रमा से बोली, ए रमा नौकरानी, मेरा सूट कहाँ है? मुझे लगा वो धुलने के लिए है, इसलिए वो सूट मैंने भिगो दिया। नैना की आंखों में खून उतर आया। अब मैं अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में क्या पहनकर जाऊंगी? आज के बाद तुम मेरे रूम में घुसी तो धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगी। गिरिधर जब नैना को रमा से इस तरह की बातें कहते सुनता तो उसे बहुत दुख होता। गिरिधर ने दूसरी शादी यह सोचकर की थी कि रमा के आने पर नैना अकेली नहीं रहेगी और उसे माँ की कमी महसूस नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गिरिधर अब और ज्यादा परेशान रहने लगा। मुझे माफ कर देना रमा, तुम यहाँ कितना अपमान सहती हो, फिर भी कुछ नहीं कहती। अपनी बेटी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन नैना जरूर बदलेगी, और वो चाहे मुझे कितनी भी नफरत दे, लेकिन मैं उसे हमेशा प्यार देना जारी रखूंगी। एक दिन नैना गिरिधर से बोली, पापा, मेरे स्कूल में एक पेंटिंग कंपटीशन होने वाला है। मैंने पेंटिंग का सारा सामान एक पर्चे पर लिख दिया है, इसे ले आना। हाँ बेटा, मैं आज ही सारा सामान ला दूंगा। नैना जब पेंटिंग बना रही थी तो रमा ने उससे पूछा, नैना, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? नहीं, पेंटिंग जैसी चीज तुम जैसे गंवार लोगों के लिए नहीं है। अब क्या मैं तुम्हारा एक कैनवस ले सकती हूँ? ओहो, फिर मेरा सिर खा रही हो। एक पुराना कैनवस मैंने कूड़ेदान में फेंक दिया है। तुम्हें पेंटिंग बनानी है तो उस पर बनाओ, और रंग भी पुराने वाले ले लो अलमारी से। नए रंग मैं तुम्हें खराब नहीं करने दे सकती। दिन रात मेहनत करने के बाद नैना ने अपनी पेंटिंग बनाई। कंपटीशन के ठीक पहली वाली रात को जब नैना अपनी पेंटिंग पर अपना नाम लिख रही थी तो धोखे से उसका हाथ रंग के डिब्बे पर लग गया। सारा रंग पेंटिंग पर फैल गया और पेंटिंग खराब हो गई। नैना रोने लगी। उसकी कई दिनों की मेहनत पर पानी फिर गया। नैना की रोने की आवाज सुनकर गिरिधर और रमा नैना के रूम में पहुँचे। क्या हुआ बेटी? पापा, धोखे से रंग का डिब्बा पेंटिंग पर गिर गया। मेरी सारी पेंटिंग खराब हो गई। कल सुबह ही कंपटीशन है। अब 1 मिनट रुको नैना। रमा बाहर गई और एक सुंदर पेंटिंग उठाकर लाई। नैना रमा की पेंटिंग देखकर चौंक गई। क्या ये आपने बनाई है? हाँ, पुराने रंगों का इस्तेमाल करके कोई इतनी सुंदर पेंटिंग कैसे बना सकता है? मैंने चित्रकारी अपने पापा से सीखी थी। तुम इस पेंटिंग के नीचे अपना नाम लिख दो और कंपटीशन में इसे ही ले जाओ। नैना रमा की पेंटिंग पर अपना नाम लिखकर कंपटीशन में गई और उसकी पेंटिंग ने फर्स्ट प्राइज जीता। नैना उस दिन जब घर लौटी तो उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे माफ कर देना माँ, मैंने आपको कभी सम्मान नहीं दिया और ना ही तमीज से बात की, और आपने मेरे लिए कितना कुछ किया। कोई बात नहीं नैना, छोटों से गलतियां हो जाती हैं। बड़ों का काम है उन्हें माफ कर देना। उस दिन के बाद से नैना अपनी सौतेली माँ के साथ खुशी से रहने लगी।